स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MSA क्लासेस पर। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि। ये विधि एक ऐसा विधि है जो कि फाइनल DLED के एग्ज़ाम में खास करके बहुत बार देखने को मिलता है और ये आपका सीटेट वगैरह में भी काम आता है। तो आगमन विधि और निगमन विधि का आपका जितने भी डाउट है क्लियर करेंगे, उनकी विशेषता, उनके गुण दोष और उनमें अंतर क्या क्या है आपको बताएंगे। तो चलिए आपको डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगमन विधि और निगमन विधि। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आगमन विधि के बारे में और फिर आपको बताएंगे लास्ट में निगमन विधि के बारे में और फिर लास्ट में आपको बताएंगे दोनों के बीच अंतर। तो आगमन विधि का अर्थ एवं स्वरूप क्या है? जी, आगमन विधि को इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ऐसा विधि होते हैं जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और बाद में आपको नियम बताया जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों एवं गुणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा यह सामान्य नियम निकलवा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु तथा स्थान एवं गुण को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, जब आप संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा पढ़ने से पहले आपको कुछ उदाहरण पेश किया जाता है कि जो है राम, श्याम, पटना, दिल्ली, ये आपको उदाहरण देगा, फिर बाद में बताएगा कि इन सभी का जो है क्या है, संज्ञा है। इसको बोलते हैं आपका आगमन विधि। तो ये तो हम हिंदी के बारे में बता रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी तरह से आंसर लिखना है। मान लीजिए अगर आप साइंस के कैटेगरी में आता है तो साइंस का उदाहरण दीजिएगा, सोशल साइंस के कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा तो सोशल साइंस के कैटेगरी में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैथ के में आएगा तो मैथ के हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसमें पहले क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बाद में आपको नियम बताया जाता है। जिस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग हिंदी में किया जा सकता है, उसी प्रकार इस विधि को इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि अनेक विषय को शिक्षण में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अभी बताएं, तो आपका जिस सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आगमन विधि में शिक्षण क्रम को निम्नलिखित सोपानों में बांटा जाता है। उसके बाद देखिए उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में बालकों के सामने एक ही प्रकार के अनोखे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, इसमें विश्लेषण होता है। विश्लेषण मतलब जो उदाहरण आपको दिया जाएगा उसका विश्लेषण। ऐसे सोपान में प्रस्तुत किए हुए उदाहरणों का बालकों से निरीक्षण कराया जाता है। तत्पश्चात शिक्षक बालकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और अंत में उन्हें उदाहरणों में से सामान्य तत्व की खोज करके एक ही परिणाम पर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा इसका जो प्रोसेस है वह है सामान्यीकरण। इस सोपान में बालक सामान्य नियम निकलते हैं। और चौथा लास्ट है इसका कि इस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों की विभिन्न उदाहरण द्वारा परीक्षा की जाती है। यानी बच्चों के यहाँ पे जो है उदाहरण के द्वारा फिर बाद में नियम के द्वारा यहाँ पे सिखाया जाता है। यह है आगमन विधि। अब आगमन विधि के गुण क्या है? तो देखिए, पहला आगमन विधि के निम्नलिखित गुण है। पहला, आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। दूसरा गुण, यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता रहता है। नए नए तथ्य खोज, ठीक है। अतः विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। किस तरह का विधि है ये? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला देखिए, आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर से चलकर मूर्त उदाहरण द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवा जाते हैं। इससे वे सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। अगला इसका गुण है ज्ञान अर्जन करने हेतु उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है एवं उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। अगला देखिए, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम एवं स्वयं निकलते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। अगला देख लेते हैं
इसका गुण, इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ, इनमें से कोई भी आपको जो है 5-6 गुण याद रखना है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। उसके बाद अगला देखिए, यह विधि व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है, अतः यह विधि एक प्राकृतिक विधि है। अब इसका हर एक सिक्के के 2 पहलू है, तो इसका दोष भी है। तो आगमन विधि के दोष क्या क्या है देख लेते हैं। आगमन विधि के निम्नलिखित दोष है। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालक ही कर सकता है। सामान्य बुद्धि वाले बालक तो प्रायः प्रतिभाशाली बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों को आंख मीचकर स्वीकार कर लेते हैं। आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज ही की जा सकती है, अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। और लास्ट इसका गुण है, दोष है, इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करे। इससे उसके नवीन ज्ञान को खोजने में उत्सुकता निरंतर बढ़ी रहेगी। मान लीजिए क्लास 5 का बच्चा है और हम उसको क्लास 10 का उदाहरण देंगे और इसको नियम बताएंगे, तो होगा नहीं होगा। तो इसके लिए उसका मानसिक स्तर कैसा है, वो कौन से कक्षा में है, सारा चीज़ को देख कर ही शिक्षक को जो है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसका नियम को रखना चाहिए। ये हो गया आगमन विधि। अब बात करेंगे निगमन विधि। ठीक है, तो निगमन विधि में देखिए, निगमन विधि जिसको इसमें थोड़ा सा गलती हो गया शायद इंग्लिश में, तो ये जो है ना आपका निगमन विधि में इसको इन को हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो डिडक्टिव आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अर्थ एवं स्वरूप देखिए। डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि का अर्थ और स्वरूप क्या है कि शिक्षण के निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल उल्टा है, यानी विपरीत है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। अगर हम मान लीजिए हिंदी में आपका ये मान लेते हैं, तो बच्चों क्या किया जाएगा कि संज्ञा का पहले परिभाषा लिखा दिया, फिर उसको उदाहरण दिया जाता है। तो ये आपका निगमन विधि हो गया। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है स्टूडेंट को, फिर आपको उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोगों तथा उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सभ्यता घोषित करवाया जाता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान की शिक्षा देते समय बालकों से किसी भी सामान्य नियम को अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंकगणित, ज्यामिति आदि अन्य विषय के शिक्षण में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निगमन विधि में निम्नलिखित सोपान होते हैं। इसमें देखिए सोपान मतलब इसके प्रोसेस क्या है। पहले सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें इस सवाल में शिक्षक का लोगों के सामने सामान्य नियमों को कर्मपूर्वक प्रस्तुत करता है। दूसरा, संबंध की स्थापना। इस सप्ताह में विश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। दूसरे शब्दों में शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण करता है। तीसरा, इसका लास्ट, इस सोपान में सामान्य नियमों की परीक्षा करने के लिए विभिन्न उदाहरणों को ढूंढा जाता है। दूसरे शब्दों में सामान्य नियमों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग भी किया जाता है, इस सत्यता का ठीक परीक्षण हो जाए। तो निगमन विधि आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें कि पहले नियम बताया जाता है, फिर उस स्टूडेंट को जो है उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब निगमन विधि के गुण क्या है, चलिए बताते हैं। पहला गुण है, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। दूसरा गुण क्या है, निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। अगला, निगमन विधि शिक्षक बने बनाए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है। तो ये रहा इसका गुण। अब दोनों में अंतर बताते हैं। देखिए दोनों में अंतर ये आप लोग देख लीजिए। आगमन विधि और निगमन विधि की तुलना करेंगे तो पहला देखिए कि पहला पॉइंट आगमन विधि और दूसरी तरफ हम निगमन विधि रख दिया है। अब देखिए पहले नंबर में है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में।
निगमन विधि में क्या है, जस्ट उल्टा, इसमें जो रहेगा उसका जस्ट उल्टा रहेगा, ठीक है। निगमन विधि में देखिए डिडक्टिव मेथड में इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें आगमन में विशिष्ट से सामान्य और निगमन में सामान्य से विशिष्ट। दूसरा, इसमें एक सामान्य नियम निकाला जाता है आगमन विधि में। निगमन विधि में इसमें सामान्य नियम पहले बता दिया जाता है तथा बाद में उदाहरण से पुष्टि होती है। आगमन विधि का तीसरा, नियम का अनुसंधान बालक स्वयं करता है जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। निगमन विधि में तीसरा, नियम के लिए बालक दूसरों पर आश्रित रहता है। चौथा, आगमन विधि में यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी तथा रोचक है और निगमन विधि में यह बड़े विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। पांचवा, इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं आगमन विधि में, ठीक है। आगमन विधि में छात्र जो है सक्रिय एक्टिव रहते हैं। निगमन विधि में छात्र जो है अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं, इसमें अध्यापक को ज़्यादा क्रियाशील होना पड़ता है। आगमन विधि का छठा पॉइंट, यह अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। निगमन विधि का 6 पॉइंट, यह अध्ययन की उत्तम विधि है। दोनों जो है श्रेष्ठ और उत्तम विधि है। सातवां जो पॉइंट है, इस विधि द्वारा आगमन विधि में इस विधि द्वारा किसी तथ्य को सीखने में अधिक समय लगता है और निगमन विधि में देख लीजिए इस विधि द्वारा सीखने में समय कम लगता है। आठवां नंबर पॉइंट, आगमन विधि में इस विधि में बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने एवं तर्क करने के अवसर मिलते हैं। और आठवां नंबर में देखिए इस विधि में चिंतन में तर्क करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। 9 नंबर देखिए यह अनुसंधान का मार्ग है आगमन विधि और निगमन विधि क्या है, यह अनुकरण का मार्ग है। और 10 नंबर देखिए आगमन विधि में इसमें नियम के भूल जाने पर विद्यार्थी उसके पुनः खोज कर सकते हैं और निगमन विधि में नियम के भूल जाने पर विद्यार्थी उसे प्राय फिर से याद नहीं कर पाते। और लास्ट है आगमन विधि। आगमन विधि जो है एक तरह का मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना आएगा तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा। इस लास्ट में लिख दिया है लेकिन आपको सबको पहले लिखना पड़ेगा कि आगमन विधि जो है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें लिखिएगा कि निगमन विधि में यह एक मनोवैज्ञानिक किंतु व्यवहारिक विधि है। तो ये रहा आगमन विधि और निगमन विधि की तुलना। तो चलिए इसी तरह से आप लोग और भी जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।